नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजने पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम कार्यपालिका को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका संसद सरकार की व्यवस्था, इसको दो भागों में बांटा है। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और राज्य की कार्यपालिका का जो निर्माण है ये कौन करता है? राज्यपाल और महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, तो वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 174 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यालय के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है, तो वही राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है, तो वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। राज्य की जो कार्यपालिका का निर्माण है वो राज्यपाल से, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। और केंद्र का कहाँ से होता है? राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इन सभी से होता है। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण क्योंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिए कार्यपालिकीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचालक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ किसको है? प्रधानमंत्री को प्राप्त है। उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। किसके तहत करता है? आर्टिकल 53 के तहत करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। एक विधेयक के मत का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य और मल्टीप्लाई 1/1000। ये एक विधायक के मत का मूल्य होता है। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त होता है जिसे कोटा कहा जाता है। और कोटा किसके इक्वल होता है? कुल वैध मत बटे में कुल पद +1 और कुल पद में भी +1। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? अनुच्छेद 56 में बताया गया है पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर ले। 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत ही काम कार्य हो गए। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में ऐसे कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। नोट: अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें ये अनुच्छेद 58 में
दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। नोट है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्अर्हता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102(1) क तथा अनुच्छेद 191(1) में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्न पदों को शामिल नहीं किया गया है: राष्ट्रपति को और किसी राज्यपाल का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य का मंत्री। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा कराएगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। शर्तें हैं। आर्टिकल 59 में दर्शाया गया है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास मतलब राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये राष्ट्रपति की शर्त है। नेक्स्ट है, शपथ क्या है। अनुच्छेद 60 में शपथ का जिक्र किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि फर्स्ट है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा। तीसरा है, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच हो सके। नेक्स्ट है, दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है।
यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इनमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। 5 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर और पद के ग्रहण करने की अर्हता न करने पर और निर्वाचन अवैध घोषित करने पर। नेक्स्ट है, पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संपन्न करता है, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति है। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 क के तहत संसद की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिससे केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है एवं किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह सब पावर राष्ट्रपति के पास है। और वित्त आयोग का गठन केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करना।
राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक। ऐसे विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, को धन वितरित किया जाता हो। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। नेक्स्ट है नोट। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्यपाल विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, भी मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।